तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि इंपैक्ट ऑफ मेनका गांधी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, आपराधिक न्याय प्रशासन पर मेनका गांधी में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसकी व्याख्या है, इसका क्या प्रभाव होगा। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसकी व्याख्या मेनका गांधी में हुई और प्रोसीजर के संबंध में कहा गया कि प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। अगर जस्ट, फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर नहीं है तो आप उसे प्रोसीजर कह ही नहीं सकते। अब शब्द एक ही है, उस शब्द की दो व्याख्या है, यह संभव है। यह हम लोगों ने मेनका गांधी में भी देखा है कि शब्द कानूनी, ठीक है, इसका प्रयोग हुआ है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इन्हीं शब्दों की व्याख्या ए.के. गोपालन में हुई और इन्हीं शब्दों की व्याख्या मेनका गांधी में हुई। लेकिन शब्दों की व्याख्या, इसमें जबरदस्त फर्क आया है। मेनका गांधी में कानून शब्द का मैक्सिमम अर्थ लिया गया है और ए.के. गोपालन में शब्द का मिनिमम अर्थ लिया है। कल भी हमने दोनों क्लासेस में इस ढंग की बात की थी कि शब्दों के अधिकतम अर्थ और शब्दों के न्यूनतम अर्थ ये होते हैं। तो मेनका गांधी, इसमें एक बात आ गई कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे लोगों की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता, इसका हनन किया जा सकता है, बशर्ते वो प्रोसीजर युक्ति संगत, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो आपराधिक न्याय प्रशासन है, सर्वाधिक प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता के हनन के अवसर उसी क्षेत्र में आते हैं। यानी आपराधिक न्याय प्रशासन जो है, उसे जब प्रशासित किया जाता है तो सर्वाधिक प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता के हनन के अवसर ये उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहला ये सर्वाधिक जो असर हुआ है मेनका गांधी का, वो आपराधिक न्याय प्रशासन पर ही हुआ है। सबसे ज्यादा असर उसी चीज पर पड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राण की स्वतंत्रता और सबसे ज्यादा दैहिक स्वतंत्रता के अवसर वो वही है। इसलिए जो कहते हैं तुरंत प्रभाव, इमीडिएट इफेक्ट, मेनका गांधी का जो दिखाई दिया, वो दिखाई दिया आपराधिक न्याय प्रशासन पर। और आपराधिक न्याय प्रशासन को संचालित करने के लिए जो प्रक्रिया है, यानी आपराधिक न्याय प्रशासन जिस प्रक्रिया से संचालित होता है, उस प्रक्रिया को दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, यह वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह कहा जाता है। अब तो मेनका गांधी ने कह दिया कि आप व्यक्ति की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं, किंतु प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो कि निष्पक्ष हो, न्यायपूर्ण हो और युक्ति संगत हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीआरपीसी में दिए गए प्रोसीजर को हमें इस प्रकार लागू करना है कि वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ए.के. गोपालन के मुकदमे में बताए गए प्रोसीजर एस्टेब्लिश ऑफ लॉ, ठीक है, इससे भिन्न होकर मेनका गांधी में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की जो विशेषताएं बताई गई हैं, उनके मुताबिक प्रोसीजर बन सके। ठीक है ना, इस ढंग से व्याख्या करनी पड़ेगी। इसलिए मेनका गांधी के बाद
जबरदस्त अंतर आपको सीआरपीसी के सेक्शंस की व्याख्या में दिखाई देने लगा। शब्द वही रहे, शब्दों में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मेनका गांधी इसका डिसीजन आने के बाद सीआरपीसी के जो शब्द थे उनके अधिकतम अर्थों को लेने की परंपरा यह प्रारंभ हो गई। और मेनका गांधी से पूर्व जो परंपरा थी वो शब्दों के न्यूनतम अर्थों को लेने की थी, और सीआरपीसी उसके शब्द इस प्रकार लागू किए जाते थे कि वे शब्दों की जो न्यूनतम सीमा है उसको तो संतुष्ट करें, लेकिन शब्दों के अधिकतम अर्थ के मुताबिक वे न्यायोचित बने रहें, इसकी चिंता होती ही नहीं थी। लेकिन चूंकि मेनका गांधी ने कह दिया कि आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे नो डाउट किसी की भी प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं, बट प्रोसीजर ड्यू प्रोसीजर होना चाहिए और उसे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और युक्ति संगत यह भी होना चाहिए। और सबसे पहला जो प्राण की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता पर आक्रमण होता है वो आपराधिक न्याय प्रशासन में ही होता है, और आपराधिक न्याय प्रशासन की प्रक्रिया को संचालित करने वाले अधिनियम का नाम है सीआरपीसी। इसलिए मेनका गांधी इसकी व्याख्या का पहला प्रभाव आपराधिक न्याय प्रशासन पर ही दिखता है। आपराधिक न्याय प्रशासन, इसमें भी सबसे पहली जो स्थिति आती है व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के हनन की, वो उसकी गिरफ्तारी है। जैसे उसकी गिरफ्तारी का आदेश कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दिया और वो गिरफ्तार हुआ, तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता को जिस स्तर का धक्का लगता है या उसकी दैहिक स्वतंत्रता जिस स्तर के खतरे में पड़ती है, उस स्तर की, ठीक है, उस स्तर का खतरा सामान्य तौर पर अन्य स्थितियों में व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को पैदा ही नहीं होता। इससे मेनका गांधी का इंपैक्ट यह हमें गिरफ्तारी इस पर भी दिखाई देता है। आपके पिताजी की उम्र के जो लोग हैं उनको पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि आज से एक 10-20 साल पहले ही, 10, 5, 20 भी ज्यादा कह दिए, एक 10-15 साल पहले जिसके खिलाफ एफआईआर लिख गई उसे पुलिस तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती थी यदि उसके विरुद्ध दर्ज मामला संज्ञेय और अजमानती अपराध की कोटि का है। जैसे ही लिखी वैसे गिरफ्तार। हालांकि यह बात कहना भी अनावश्यक है, क्योंकि अगर एफआईआर लिखी है तो संज्ञेय मामला होगा ही, जमानती या अजमानती इसका भेद भले ही ना हो, लेकिन संज्ञेय तो होगा ही, क्योंकि एफआईआर लिखी तब सकती है, अन्यथा लिखेगी नहीं। ठीक है, 154 में कहता है, सीआरपीसी की धारा 154 थी जो अब 173 हो गई। वहां लिखा ही है कि when the SHO will receive the information in regard of the cognizable offense, meaning thereby if he has been received the information in regard of the non-cognizable offense, then ठीक है, he cannot lodge the FIR, तब FIR होगी ही नहीं।
इसलिए ये कहना अनावश्यक है लेकिन फिर भी आदतन कुछ चीजें निकलती हैं मुंह से। पहले स्थिति क्या थी कि जैसे ही एफआईआर लिखी वैसे ही अरेस्ट है, और धारा 41 या धारा 35 सीआरपीसी, धारा 35 बीएनएसएस में हो गई, 41 सीआरपीसी थी। वहां जो लिखा है कि बिना वारंट के पुलिस की जो गिरफ्तार करने की शक्तियां हैं, उसमें बिना वारंट पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति तभी दी गई है जब क्या हो, व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हुई, उचित परिवाद किया गया हो, युक्त युक्त संदेह विद्यमान हो। और अगर ऐसा भी है तो भी 41 सीआरपीसी या 35 बीएनएसएस तुरंत व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने का आदेश नहीं देती है। वहां यह लिखा है कि बिना वारंट पुलिस अधिकारी इन दशाओं में गिरफ्तार कर सकता है, यह नहीं लिखा है कि गिरफ्तार करेगा। और 157 सीआरपीसी जो पुलिस की अन्वेषण की प्रक्रिया को विनियमित करने वाला सेक्शन था सीआरपीसी में, और जो वर्तमान में 177 बीएनएसएस ठीक है हो गया है, उसमें क्या लिखा था, उसमें यह लिखा था कि यदि पुलिस को आवश्यकता लगती है तो वो गिरफ्तार कर सकती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब जरूरत लगे गिरफ्तारी की तब कर सकती है। लेकिन बिफोर मेनका गांधी इन शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे किसी की प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। सीआरपीसी एक प्रोसीजर है, और सीआरपीसी की धाराओं में यह लिखा है कि अगर विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हुई है, उचित परिवाद किया गया, यह युक्त युक्त संदेह विद्यमान, तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। और वहां इत्तिला की विश्वसनीयता सिर्फ इस आधार पर मान ली गई थी कि एक व्यक्ति ने आकर आपके विरुद्ध अपराध करने की सूचना दी है, स्वयं उस व्यक्ति की और सूचना की विश्वसनीयता, इसके संबंध में आगे कोई अन्वेषण करने की जरूरत समझी ही नहीं गई। यानी इस विश्वसनीय शब्द का न्यूनतम अर्थ यह लिया जाता था। लेकिन मेनका गांधी के बाद मुकदमा हुआ जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इसमें यह कहा गया कि जब आपको यह शक्ति इत्तिला के विश्वसनीय पाए जाने की दशा में प्राप्त है, तो इत्तिला की विश्वसनीयता, इसके संबंध में आपको अन्वेषण करना चाहिए। परिवाद अगर किया गया है तो उसके औचित्य के विषय पर आपको अन्वेषण करना चाहिए, क्योंकि क्या कहा, उचित परिवाद। अगर आपको संदेह है किसी के आचरण पर, तो अपने संदेह की युक्ति संगतता, उसके संबंध में आपको कोई अन्वेषण करना चाहिए। और आपको इत्तिला की विश्वसनीयता सिर्फ इसलिए है कि किसी ने इंफॉर्मेशन दी है, किसी के विरुद्ध स्वीकार नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिसने इंफॉर्मेशन दी है वो मिसकॉन्सेप्शन इसका भी शिकार हो सकता है, उसे कोई भ्रम हुए हो,
हम चलो मान लेते हैं उसकी कोई दुश्मनी इनसे है, ऐसा नहीं, चलो हम ये भी मान लेते हैं। अव्वल तो ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मनी के कारण दी हो, लेकिन चलो हम ये मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि दुश्मनी के कारण नहीं दी, लेकिन भ्रम का शिकार ये तो हो सकता है। परिवार का औचित्य है ये तो ठीक है, जांच का विषय होना ही चाहिए। उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया है संज्ञेय अपराध करने के संबंध में, ठीक है, वे परिस्थितियां क्या ऐसी हैं कि कोई भी व्यक्ति उन परिस्थितियों के संबंध में परिवाद करेगा? यदि हां तो परिवाद उचित है, अदरवाइज परिवाद औचित्य से हीन है। वो जा रहा है सेक्शन 95 आईपीसी कि तुच्छ कामों के बारे में विधि संज्ञान नहीं करती, तब वो वहां जा रहा है। तो परिवाद के औचित्य पर तो कुछ विचार करेंगे आप। संदेह की युक्ति संगतता सिर्फ इसलिए तो नहीं हो सकती कि संदेह आपको हो रहा है, ठीक है, आपको हम ईश्वर का प्रतिनिधि न भी माने तो भी व्यक्ति स्वयं में कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग शक्की स्वभाव के होते हैं और कुछ लोग निहायतन लापरवाह होते हैं। जो लापरवाह होंगे उन्हें किसी भी दशा में संदेह नहीं होगा, और जो शक्की होंगे उन्हें बहुत जल्दी संदेह होगा। और युक्ति युक्त संदेह का मतलब है दोनों प्रकार की अतियों से मुक्त होकर निर्णय किया जाना है। तो अगर आपको कोई संदेह हुआ था तो उस संदेह की युक्ति संगत था, इसका अन्वेषण तो होना चाहिए था। यानी आपको देखना चाहिए था परिस्थितियों को कि क्या इन परिस्थितियों में मेरे अलावा कोई और होता तो उसे संदेह होता। यदि हां, नाउ इट कैन बी सेड you have received the credible information, not only information, but you have received the credible information। अब आपको विश्वसनीय इत्तिला मिली है, यह कहा जा सकता है। अब विश्वसनीय इत्तिला, परिवाद, उचित परिवाद, युक्ति युक्त संदेह यह आ गया, तो क्या आपको गिरफ्तार करने की शक्ति है? अगर ए.के. गोपालन के लहजे में पढ़े सेक्शन को तो है, क्योंकि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ ये कह रहा है कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप अपने मकान में आग भी लगा सकते हैं, तो आग लगाते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप आत्महत्या भी कर सकते हैं, तो आप करते हैं। Whatever you can do, वो सब कुछ आप नहीं करते हैं, ठीक है। और अपने ही घर में आप आग लगा भी सकते हैं यदि उस घर में कुछ ऐसे देश विरोधी तत्व घुस गए हो, ठीक है, जिनको समाप्त करना हो, उस घर में मौजूद संपत्ति से अधिक मूल्यवान हो, तो यह भी किया जा सकता है। यानी काम को करते समय औचित्य पर विचार ये तो होना ही चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम काम कर सकते हैं इसलिए करेंगे, ये कोई तर्क नहीं हो सकता। और मेनका गांधी इसी विजन को देती है। जो मेनका गांधी का डिसीजन है वो इसी विजन को ला रहा है। और इस विजन की सबसे ज्यादा जरूरत कहां है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि दैहिक स्वतंत्रता के सर्वाधिक मामले वही होंगे। इसीलिए आफ्टर मेंस हो या हायर स्टडीज हो, वहां मेनका गांधी का इंपैक्ट आपराधिक न्याय प्रशासन पर पूछा ही जाता है। और आपराधिक न्याय प्रशासन में कोई जो बदलाव आए मेनका गांधी के बाद, वे बदलाव कानून के संशोधन से नहीं आए, कानून के युक्ति संगत अर्थान्वयन से आए। जैसे ए.के. गोपालन में जो अनुच्छेद 21 के शब्द थे, वे ही शब्द तो मेनका गांधी में है।
शब्दों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, जो शब्दों का अर्थान्वयन है उसमें बदलाव आ गया। वही बदलाव यहां भी दिखता है, गिरफ्तारी। तो सिर्फ इसलिए कि आपको गिरफ्तार करने की शक्ति है, इसलिए तो नहीं होना चाहिए। चलिए एक हम ये भी मान लेते हैं कि आपको गिरफ्तारी आवश्यक लग रही है, तो आपको लग रही है और आप निर्धारक तो नहीं हो सकते। स्थिति यह होनी चाहिए कि आपकी जगह कोई भी हो उसे गिरफ्तारी आवश्यक लगेगी। यह बात हम लोग पढ़ते हैं जब हम हिंदू लॉ पर बात करते हैं, ठीक है। हिंदू लॉ में जब हम डाइवोर्स ग्राउंड बताना शुरू करते हैं तो डाइवोर्स ग्राउंड में क्या आता है कि क्रूरता ये तलाक का आधार है। और हिंदू लॉ में जो शब्द लिखे हैं वो शब्द क्या लिखे कि याची ने, ठीक है, याची ये कहता है कि याची के साथ, याची ने नहीं, याची के साथ प्रत्यर्थी ने क्रूरता का व्यवहार किया है। अगर यह साबित हो जाए कि याची के साथ प्रत्यर्थी ने क्रूरता का व्यवहार किया है तो तलाक हो जाएगा। लेकिन याची के साथ प्रत्यर्थी ने, इसका मतलब वैवाहिक मामलों में यह देखा जाएगा कि याची क्या सोचता है। हो सकता है जिस व्यवहार को याची ने क्रूरतापूर्ण माना है हम उसे क्रूरतापूर्ण न माने, यह भी संभव है। याची बड़े सोफिस्टिकेटेड नेचर का है, उसे रात में 1 बजे आना घर पर क्रूरता लगती है, 12 बजे तक टीवी देखना क्रूरता लगती है, तेज आवाज में म्यूजिक सुनना क्रूरता लगती है, गाली देकर बात करना क्रूरता लगती है। गाली का मतलब ऐसी गाली नहीं जो सभी को क्रूरता लगेगी, ऐसी गाली कुत्ता, कमीना, इस ढंग की शब्दावली, इसका उपयोग उसे क्रूरता लग सकता है, जबकि हमें नहीं लगता। लेकिन चूंकि वैवाहिक मामलों में 2 व्यक्तियों के बीच अंतरंगता का सवाल होता है, उसमें समाज कहीं है ही नहीं, इसलिए वहां मापदंड याची को रखा गया है। याची का यह मत है कि प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। अब याची का यह मत 2 आधारों पर बन सकता है। प्रत्यर्थी ने याची के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया है जिस क्रूरता को सिर्फ याची ही क्रूरता मानता है, या प्रत्यर्थी ने याची के साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार किया जिसे हर कोई क्रूरता मानेगा। दोनों व्यवहार क्रूरता के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वहां वैवाहिक मामलों का सवाल है, इसलिए वहां क्रूरता की डेफिनेशन ऐसी लेते हैं कि अगर प्रत्यर्थी ने याची के साथ ऐसी क्रूरता भी बरती है जो सिर्फ याची मानता है क्रूरता, बाकी कोई नहीं मानेगा, तो भी तलाक हो जाएगा। क्योंकि तब भी याची कम से कम इस प्रत्यर्थी के साथ सुखपूर्ण जीवन नहीं जी सकता, इसलिए तलाक हो जाएगा। लेकिन आपराधिक न्याय प्रशासन में यह नहीं चल सकता कि आप कहें कि हमें साहब युक्ति संगत लग रहा था या हमें आवश्यक लग रहा था तो आपने गिरफ्तारी कर ली। नो, आपको आवश्यक लगने से क्या मतलब? आपकी जगह कोई भी हो उसे आवश्यक लगना चाहिए, तब गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए हम कानूनों में प्रयुक्त शब्दों का अर्थान्वयन उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भी करते हैं जिस उद्देश्य के लिए कानून बना। वैवाहिक कानून पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, और परिवार आपकी व्यक्तिगत समस्या है और अपराध समाज में शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है।
बनाया गया है, ये यूं कहें कि अपराधों के शमन की जो बात की गई है वो समाज में शांति बनाए रखने के लिए की गई, वहां आपका दृष्टिकोण नहीं चल सकता। तो ठीक है कि परिवाद इसके औचित्य को, इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को या संदेह की युक्ति संगतता को आपने जांच लिया, सही है। लेकिन फिर 157 अतिरिक्त, जो वर्तमान में 177 बीएनएसएस हो गई है, वो अतिरिक्त आवश्यकता कहती है कि इसके बाद भी अगर आपको आवश्यक लगे तो गिरफ्तारी करिए। तो आपको आवश्यक लगे, इस शब्द की जो व्याख्या शुरू हुई मेनका गांधी के बाद, वो ये शुरू हुई कि आपको आवश्यक लगे, मीनिंग देयर बाय, इन शब्दों का अर्थ यहां पर यह लिया जाएगा कि आपकी जगह कोई भी हो उसको आवश्यक लगना चाहिए। सिर्फ आपको आवश्यक लग रहा है ये नहीं, क्योंकि आपको आवश्यक लगे ये दो अर्थों में हो सकता है। आपको आवश्यक लगता है या आपकी जगह कोई भी हो उसे आवश्यक लगता है। और जब इस प्रकार गिरफ्तारी की जाएगी तो यह कहा जा सकता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो भी ऐसा प्रोसीजर जो जस्ट, फेयर और रीजनेबल है। क्योंकि केवल जस्ट नहीं, केवल फेयर नहीं, रीजनेबल भी, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो मेनका गांधी के बाद पुलिस के इस रवैये पर जबरदस्त रोक आई है कि जैसे ही एफआईआर लिखे वैसे ही गिरफ्तारी, इस रवैये पर रोक। आप चूंकि अभी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, इसलिए हम रोज देखते हैं कि पुलिस अब एफआईआर लिखते ही गिरफ्तार नहीं करती है, पहले वो अन्वेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। ये अलग बात है कि अन्वेषण के नाम पर भी वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कागज का पेट अब भरना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप कह रहे हो कि फला का स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया, फला का स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड किया, तो फला के पास गए होगे ना, स्टेटमेंट लेने में कुछ समय लगा होगा। तो अब एफआईआर लिखने के कम से कम 2 या 3 दिन बाद ही गिरफ्तारी होती है। ये आप किसी भी मामले में देख सकते हैं, किसी भी मामले में एफआईआर आज लिख गई, गिरफ्तारी नहीं होगी आज। क्यों? क्योंकि मेनका गांधी में जो व्याख्या आई है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके आधार पर ही गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी, इसकी शक्ति जो पुलिस को मिली है उसका निरंकुश उपयोग नहीं हो सकता, बल्कि युक्ति संगत रूप से ही हो सकता है। ऐसी व्याख्या जो जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में मेनका गांधी के आधार पर आई है, उसके प्रभाव से गिरफ्तारी के क्षेत्रों में जबरदस्त परिवर्तन आया है। तो मेनका गांधी का जो इंपैक्ट आया है गिरफ्तारी पर, वो इंपैक्ट ये है कि अब इत्तिला के आधार पर नहीं, विश्वसनीय इत्तिला के आधार पर, और इत्तिला की विश्वसनीयता सिर्फ इसलिए नहीं कि एक इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, बल्कि इत्तिला की विश्वसनीयता इसके लिए है अन्वेषण करने के बाद, यानी इंफॉर्मेंट बताता है कि फला चौराहे पर इन्होंने हमारे साथ अपराध किया, तो फला चौराहे पर अन्य लोग भी रहे होंगे, वहां पर जाकर उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, उसके संबंध में जांच करना, उसके संबंध में अन्वेषण करना। आफ्टर दैट जब आप ये पाए कि नहीं इत्तिला विश्वसनीय है, तब गिरफ्तारी। और वो भी इत्तिला विश्वसनीय भी है तो भी नहीं, तो भी गिरफ्तारी नहीं। यदि आवश्यक हो तो ठीक है, आवश्यक नहीं तो क्यों? और आवश्यक कब है? ये तब जब लगता है कि अगर गिरफ्तार नहीं किया भाग जाएंगे, गिरफ्तार नहीं किया एविडेंस तोड़ेंगे, गवाहों को डराएंगे, धमकाएंगे, गिरफ्तार नहीं किया आगे और अपराध करेंगे। ठीक है, अन्वेषण के दौरान, ठीक है,
गिरफ्तारी इसलिए जरूरी हो रही कि अन्वेषण से संबंधित साक्ष्य, ठीक है, इनसे इंट्रोगेशन के आधार पर हमें प्राप्त करना है। नो डाउट हम इन्हें इनके ही खिलाफ साक्षी होने के लिए विवश नहीं कर सकते, सही है, लेकिन 27 एविडेंस एक्ट इनसे पूछताछ की और उस पूछताछ के आधार पर रिकवरी करने की परमिशन हमें देता है, ठीक है। तो यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी, तो शब्द वही रहे हैं, लेकिन शब्दों की व्याख्या बदली और अरेस्ट के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार हुआ। ऐसे ही आपराधिक न्याय प्रशासन, इस पर मेनका गांधी का इंपैक्ट यह भी हुआ कि निष्पक्ष विचारण, ये विचारण की आवश्यकता ये बना दी गई। हालांकि निष्पक्ष विचारण मेनका गांधी से शुरू हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन पहले जो निष्पक्ष विचारण की परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन ये थी कि प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगा, ठीक है, यानी अपने आरोप के समर्थन में बोलेगा, अर्थात प्रोसिक्यूशन इस ढंग से, यानी अभियोजन इस ढंग से काम करेगा कि अभियुक्त को सजा हो जाए, और जो बचाव पक्ष वो इस ढंग से काम करेगा कि अभियुक्त छूट जाए, और जज कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ये जो आंखों पर पट्टी बांधे जज का, ठीक है, जो न्यायपालिका या न्याय की देवी के आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी और जो अभी खोली गई थी कुछ दिन पहले, तो खोलने इससे जो संदेश देने की कोशिश हुई थी, वो संदेश ये था, वो मेनका गांधी का ही प्रभाव कि जज आंखें बंद करके नहीं बैठेगा, बल्कि आंखें खोलकर इस दिशा में प्रयास करेगा कि निष्पक्ष विचारणा सुनिश्चित हो। और पहले जब उसकी आंखें बंद थी तो निष्पक्षता सिर्फ इस बात से मान ली जाती थी कि प्रोसिक्यूशन अपनी बात कहे, डिफेंस अपनी बात कहे, और दोनों की बात सुनकर जज को जो ठीक लगे वो कर दे, इससे निष्पक्षता माना जाता था। आज निष्पक्षता की परिभाषा बदल गई, ठीक है। निष्पक्ष व्यक्ति अच्छा नहीं होता, या यूं कहें निष्पक्षता भी दो प्रकार की है। निष्पक्षता का अर्थ यह नहीं तो जो अक्सर पढ़े लिखे बेवकूफ समझते हैं, बोले हम राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, सभी पार्टियां खराब हैं, तो पार्टियां खराब नहीं है, ठीक है, गलत बात है, सब पार्टियां खराब नहीं है। आप डरते हो यह सोचकर कि अगर हमने किसी दल के पक्ष में बोला तो मेरी निष्पक्षता पर सवाल उठेगा, इसलिए आप सारी पार्टियों को खराब बताते हो, क्योंकि नहीं है, सारी पार्टियां खराब। एक निष्पक्षता वो है जो कृष्ण अपना रहे हैं कि जो ठीक है हम उसके पक्ष में हैं, ये निष्पक्षता ही तो है। किसी भी पक्ष में कोई हो, हम उसी पक्ष में जो ठीक है। अगर धर्म पांडवों के पक्ष में न हो तो कृष्ण पांडवों के पक्ष में सिर्फ इसलिए नहीं होंगे कि वो उनके बुआ के लड़के हैं, इसलिए नहीं होंगे, ये निष्पक्षता ही है। लेकिन जो पढ़े लिखे मूर्ख टाइप के लोग हैं वो निष्पक्षता का अर्थ समझते हैं किसी भी पक्ष में न होना। हालांकि निष्पक्षता का यह भी एक अर्थ है, लेकिन यह न्यूनतम अर्थ है। निष्पक्षता का सही अर्थ यह है कि अगर अभियुक्त दोषी है तो सजा पाए और निर्दोष है तो छूटे, यह है निष्पक्षता का अर्थ।
और इसके लिए जज को आंख खुली रखनी होगी और देखना पड़ेगा कि सही क्या है। उस पक्ष में खुद को खड़ा करना होगा। इसलिए आंखें बंद पहले थी और अब आंखें खुल गई हैं। आंखें जब बंद थी तो निष्पक्षता को सीमित अर्थों में लिया जा रहा था और आंखें खुलने के बाद निष्पक्षता को विस्तृत अर्थों में लिया जा रहा है। ए.के. गोपालन उस निष्पक्षता की बात करता है जिसमें न्याय की आंखें बंद रहती हैं और मेनका गांधी उस निष्पक्षता की बात करती है जिसमें आंखें खुली होती हैं। तो फेयर ट्रायल पहले नहीं होता था, ऐसा हम नहीं कहें, लेकिन पहले फेयर ट्रायल की डेफिनेशन अलग थी और अब फेयर ट्रायल की डेफिनेशन अलग हो गई है। ठीक है, आफ्टर मेनका गांधी कोर्ट ने कहा कि जरा इस प्रश्न पर विचार करें कि आखिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने की अभियोजन के संचालन की अनुज्ञा, चाहे सीआरपीसी की धारा 301 हम लोगों ने पढ़ी थी, 301, 302, 303, 304 तक थी वो सारी सेक्शंस। ठीक है, तो उन्होंने कहा वहां जरा देखें, अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा वादी द्वारा अपॉइंटेड वकील को नहीं है। ठीक है, आपने एफआईआर लिखाई, आप मामले के वादी हो, आपके द्वारा जो अधिवक्ता नियुक्त होगा उसे अभियोजन के संचालन की अनुज्ञा नहीं मिली है। अभियोजन के संचालन की अनुज्ञा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दी गई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंपार्शियल व्यक्ति है, न वो रिपोर्ट लिखाने वाला है और न वो अभियुक्तों के परिचय का है, दोनों नहीं है। वो इसीलिए रखा गया है ताकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिना किसी भी ओर झुके ये प्रयास करे कि यदि अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य है तो दोषी सिद्ध हो और जेल जाए, सजा पाए, और यदि वो निर्दोष है, ठीक है, तो सिर्फ इसलिए कि हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, हम ये जान रहे हैं कि ये परिस्थिति है जो अभियुक्त के पक्ष में है, और सिर्फ इसलिए कि हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उस परिस्थिति को न्यायालय के समक्ष नहीं ला रहे हैं, और जो बचाव पक्ष का वकील है वो मूर्ख है, उसे ये मालूम ही नहीं कि ये परिस्थिति मेरे मुवक्किल के पक्ष में है, वो भी नहीं ला रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसलिए नहीं ला रहा कि हमसे मतलब क्या है, सजाओ, अगर हम ये परिस्थिति न्यायालय के समक्ष लाए तो छूट जाएगा, और पीठासीन अधिकारी मूर्ख नहीं होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, वो भी मूर्ख है, नहीं पता लग रहा। तो फेयर ट्रायल ये मांग करता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये परिस्थिति न्यायालय के समक्ष लाना चाहिए क्योंकि वो पक्ष नहीं है। लेकिन ए.के. गोपालन उसमें जो फेयर ट्रायल होता था तो उसमें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा हमसे मतलब क्या, हम तो जिस पक्ष के वकील हैं ये लाए ना, ये अपनी बात कहे, हमसे क्या मतलब। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति जो इंपार्शियल व्यक्ति के तौर पर हुई थी, कानून की उस मंशा को जबरदस्त धक्का लगता है। इसलिए मेनका गांधी में यह कहा कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और इसके बाद जो व्याख्या आई मेनका गांधी के बाद फेयर ट्रायल की, उसमें यह आ गया है 20 मामलों में कोर्ट ने कहा है नंबर ऑफ डिसीजंस हैं, इतने डिसीजंस हैं कि अब इस बात को कहने के लिए किसी विशेष मुकदमे का उल्लेख करना जरूरी नहीं बचा, बल्कि ये एस्टेब्लिश लॉ देश का हो गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये पुलिस का वकील नहीं है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वकील नहीं है, इसकी जिम्मेदारी है कि एज ए इंपार्शियल पर्सन ये प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करे, और अगर अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्थिति है वो न्यायालय के समक्ष
रखे, अगर अभियुक्त के पक्ष में कोई स्थिति है तो वो भी न्यायालय के समक्ष रखे। यह भी कहा है कोर्ट ने। हम लोगों ने सीआरपीसी पढ़ी है, उसमें 299 सीआरपीसी आती थी। 299 सीआरपीसी ये कहती थी कि अगर एक साथ कई सारे अभियुक्त किसी अपराध में विचारित होने के योग्य है और उनमें से कुछ भाग गए, ठीक है, उपस्थित नहीं हुए विचारण के समय न्यायालय के समक्ष, कुछ ही उपस्थित हुए, तो उन कुछ का विचारण किया जाएगा और उन कुछ के विरुद्ध जो साक्ष्य आया है वो उन अभियुक्तों के हैं, उन अभियुक्तगण के, यदि वे भविष्य में कभी पकड़ लिए जाते हैं जो इस विचारण के समय भाग गए हैं, वे भविष्य में यदि कभी पकड़ लिए जाते हैं और ये साक्षी जो इस समय साक्ष्य दे रहे हैं अगर उस समय मर गए, ठीक है, मर गए, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए, ठीक है, या ऐसी स्थिति में आ गए कि इन्हें आसानी से न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया जा सकता, तो इन साक्ष्यों का साक्ष्य इन अभियुक्तगणों के जो इन साक्ष्यों के प्रस्तुत होने के समय फरार हो गए थे पढ़ा जाएगा और उसके आधार पर इनकी दोषसिद्धि की जा सकेगी। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है क्योंकि उन अभियुक्तगणों को इन साक्ष्यों की प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई अवसर मिला ही नहीं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह जानकारी है कि अभियुक्तगण फरार नहीं हुए थे उस समय, क्योंकि कानून कहता है कि यदि फरार हुए थे तब यह स्थिति आएगी, अगर किसी मजबूरी के कारण से विचारण के समय उपस्थित नहीं हुए तो फरार तो नहीं हुए ना, तब यह स्थिति नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह स्थिति जानकारी में है कि वो फरार नहीं हुए थे तो यह पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दायित्व है कि वो ये जानकारी न्यायालय के समक्ष रखें, क्योंकि फेयर ट्रायल ये जरूरी है, क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे हम किसी की दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, समाप्त कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इसका मतलब ये हुआ कि निष्पक्ष विचारण कानून के मुताबिक चलाकर हम किसी की दैहिक स्वतंत्रता समाप्त कर सकते हैं। और निष्पक्ष विचारण का अर्थ हुआ है कि विचारण संचालित करने में जितने लोग भाग ले रहे हैं सब निष्पक्ष बने रहे, और सबकी निष्पक्षता इस बात की मांग करती है कि लोक अभियोजक को यह परिस्थिति न्यायालय के समक्ष लानी चाहिए। लेकिन एके गोपालन की व्याख्या यह नहीं कहेगी, वहां निष्पक्षता सिर्फ यहीं पर मान ली जाएगी कि सब अपने अपने पक्ष में है। ये जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा आदमी होता है, एमबीए, एमसीए, डॉक्टर, इंजीनियर, इसीलिए इसके नाम के आगे विद्वान शब्द नहीं लगता, अधिवक्ताओं के नाम के पहले विद्वान शब्द लगता है। यह निष्पक्षता सिर्फ इसमें मानेंगे कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं, या हम अपने पक्ष में हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जबकि न्याय से जुड़े लोग निष्पक्षता तब मानेंगे जब आप उस पक्ष में हो या वो करने का प्रयत्न कर रहे हो जो होना चाहिए, ठीक है। और ये निष्पक्षता कृष्ण से आती है हमारी मेथोडोलॉजी में, इसीलिए कृष्ण को हम बड़ा, मतलब मेरे आराध्य तो कृष्ण ही है, ठीक है। हमें उस जैसा अप्रतिम व्यक्तित्व कोई दिखता ही नहीं, जबरदस्त आदमी है। उन्होंने न्याय को ठीक समझा है, जो होना चाहिए वो हो। यही निष्पक्षता की डेफिनेशन हो सकती है कि हम उस पक्ष में होंगे या वो करने का प्रयत्न करेंगे जिसे होना चाहिए। निष्पक्षता की यही डेफिनेशन है और यही लोक कल्याणकारी है। तो उनका निष्पक्ष विचारण, इससे किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन जब हुआ है तभी यह कहा जा सकता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया गया। और निष्पक्ष विचारण का मतलब यह हुआ कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ ये न कहे कि हम तो अभियोजन के पक्ष में थे, ये ठीक है,
कोर्ट ने कहा कि जरा प्रोसीजरल लॉस को देखिए, क्या कहती है प्रक्रिया की विधियां। तो उन्होंने कहा प्रक्रिया की विधि जब आप देखोगे तो सबसे पहली बात आती है, ठीक है कि प्रोसिक्यूशन, ठीक है, कितने साक्षी, 134 एविडेंस एक्ट था, पुराना एविडेंस एक्ट हमें याद है, नए वाले में 2-4 सेक्शन आगे या 2-4 सेक्शन पीछे मिल जाएगा। 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहता था कि साक्षियों की विशेष संख्या ये किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए जरूरी नहीं है। साक्षियों का गुणवत्ता युक्त साक्ष्य ये किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी मामले में जो एकदम इंपॉर्टेंट विटनेस है, ठीक है, महत्वपूर्ण साक्षी, व्यक्ति पर आरोप कि वह एक अवयस्क लड़की को उसके विधिपूर्ण संरक्षकों की संरक्षकता से लेकर चला गया और उसने अवयस्क से विवाह कर लिया। लेकिन पास्को का कानून कहता है कि यदि आपने अवयस्क से विवाह किया, और बलात्कार का कानून भी कहता है कि यदि लड़की की आयु 18 से कम है तो बलात्कार होगा, और अगर 15 से 18 के बीच है तो सजा कम हो जाएगी, और 15 से नीचे आ गई तब तो, और 12 से नीचे कहीं पहुंच गया मसला, तब तो आपका काम ही, ठीक है, ठीक तो हो जाएगा। लेकिन आरोप ये है कि अवयस्क को लेकर गए तो विवाह भी कर लिया, तो भी दोषी तो आप नहीं। 376 और पास्को वगैरह ये तो आ ही जाएंगे। अब तो 376 रही भी नहीं, तो 64, ठीक है, या 64-63 वो वहां पे बलात्कार का सेक्शन आ गया, उस पर आरोप है। प्रोसिक्यूशन का कहना यह है कि अमुक घर में किराए पर ये रहे और वहां इन्होंने पति पत्नी के तौर पर, ठीक है, समय बिताया है, तो मकान मालिक इंपॉर्टेंट विटनेस हो गया। मकान मालिक बताएगा कि ये लोग आए थे या नहीं। अब सिर्फ इसलिए कि मकान मालिक तो लड़की के पक्ष में बोलेगा या लड़के के पक्ष में बोलेगा या आरोपी के पक्ष में बोलेगा, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको पेश नहीं कर रहा है और तर्क ये ले रहा है कि एविडेंस एक्ट में लिखा है कि साक्षियों की कोई विशेष संख्या पेश करना अपेक्षित नहीं है, हमने जो गवाह पेश किए हैं उन साक्षियों के साक्ष्य से इसका दोष साबित हो रहा है, इसलिए इसे सजा कर दी जाए, जबकि एक महत्वपूर्ण साक्षी मकान मालिक है, ठीक है, और आपको अंदेशा यह है कि वो आपके खिलाफ साक्ष्य देगा, सिर्फ इसलिए आप उसे छिपा लें और इस तर्क का सहारा लें जो 134 एविडेंस एक्ट में लिखा है, तो ये आपका तर्क नहीं है, ये आपका क्या है, कुतर्क है, ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग है। ये आपकी शक्ति, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं तो ये आपकी शक्ति का दुरुपयोग है, और इसके लिए कानून ने आपको अपॉइंट नहीं किया। कानून में हमेशा मंशा देखी जाएगी। तो कोर्ट ने कहा फेयर ट्रायल, इसका मतलब यह है कि जो प्रोसिक्यूटर मस्ट बी इम्पार्शियल, प्रोसिक्यूटर एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, जज ही नहीं, प्रोसिक्यूटर ये भी निष्पक्ष होना चाहिए, और उसे बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा, जो साक्षी कहता है वही लिखा देना चाहिए। हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम देखते हैं कचहरी में, जो मेरे ही कलीग हैं, साक्षी कुछ कहेगा कुछ भी लिखवा देंगे, और हम इस बात के जबरदस्त खिलाफ हैं। हम कहते हैं ना, कहता ही नहीं, वो जो सामने खड़ा उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, और ये जो साक्ष्य दे रहे हैं इनसे मेरी कोई दोस्ती नहीं, ठीक है। हमने इन्हें समझाया है, हमने इन्हें बताया है कि आपको साक्ष्य क्या देना है, कैसे देना है, क्या है। अब हम जो सवाल कर रहे हैं, ये जो उत्तर देंगे वही लिखा जाएगा, जो उत्तर देंगे।
हमें इससे कोई मतलब नहीं, मुकदमा छूटेगा या फंसेगा, इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। मेरा जो काम है हम सिर्फ उतना ही करेंगे। इंपार्शियल प्रोसिक्यूटर ये होना चाहिए, जज ही नहीं, जज भी इंपार्शियल, क्योंकि प्रोसिक्यूटर को रखा ही इसीलिए गया है। वादी द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को जो अभियोजन के संचालन की अनुज्ञा नहीं है वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वादी का अधिवक्ता अपने मुवक्किल के प्रति निष्ठावान और अभियुक्त के विरुद्ध होगा, ठीक है ना। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य का प्रतिनिधि है और राज्य दोनों का है। राज्य का हक, राज्य का कर्तव्य यह भी है कि अभियुक्त के, क्योंकि वो भी राज्य का नागरिक है, उसके हितों की रक्षा की जाए, यह भी राज्य का कर्तव्य है। और राज्य का कर्तव्य यह भी है कि इस वादी के हितों की रक्षा ये भी हो, जो ठीक हो उसके हितों की रक्षा हो। और हम राज्य के प्रतिनिधि हैं तो हमारा काम यही है। तो फेयर ट्रायल, ये मेनका गांधी के बाद इसकी परिभाषा बदल गई और फेयर ट्रायल में प्रोसिक्यूटर या जज को, ठीक है, बैठकर इसकी अकर्मण्य भूमिका, ठीक है, ये नहीं देखी गई बल्कि इसकी सक्रिय और सकारात्मक भूमिका ये देखी गई, ठीक है। अब फेयर ट्रायल की डेफिनेशन बदली है। कोर्ट ने कहा जरा ये देखें एविडेंस एक्ट, क्या कहा उन्होंने, मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर उसने क्या कहा, मुख्य परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जब तक विरोधी आपत्ति न करे, ठीक है। यानी अगर विरोधी आपत्ति कर रहा तो नहीं पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में, आपत्ति नहीं कर रहा तो पूछे भी जाएंगे। फिर आगे कहता है विरोधी आपत्ति भी करे तो भी यदि न्यायालय की अनुज्ञा है तो पूछे जाएंगे सूचक प्रश्न। यानी जनरल कानून यह आया कि सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एक्सेप्शनल सिचुएशन यह आई कि न्यायालय अनुज्ञा दे दे तो विरोधी भले ही आक्षेप भी करे तो भी पूछे जाएंगे। तो कोर्ट ने कहा जरा सोचना पड़ेगा कि विधायिका ने ये शब्द क्यों लिखे। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि न्यायालय हम जब चाहें, राजा नहीं है आप, सम्राट नहीं है कि हम जब चाहें अलाउ कर दें और आप सूचक प्रश्न पूछो, भले ये आपत्ति करते रहें। राजा कोई नहीं, सारा सिस्टम इसलिए बना कि ठीक हो सके। तो ठीक कैसे होगा, उनका अगर इस शब्द की व्याख्या करें तो फिर बात यह निकल कर आ रही कि विधायिका के मन में निश्चित रूप से यह रहा होगा कि जब विचारण चलता है तो एक ही बात कई बार पूछनी पड़ जाती है, ठीक है। तो अगर या बहुत सारी बातें पूछनी पड़ती हैं, तो अगर जो प्रश्न आया है वो मटेरियल एविडेंस इससे संबंधित नहीं है, हमने सिर्फ इतना ही तो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, ठीक है, इसका विवादित तथ्यों इससे तो कोई मतलब है नहीं, किस समय मारा, किसने मारा, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। अब तुम लोगों की अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता होती है, ठीक है, नहीं समझ पा रहे बात को, ठीक है। और सूचक प्रश्न इसकी परिभाषा क्या है, वो प्रश्न जो उत्तर सुझाए, जो उत्तर सुझा दे वो प्रश्न है, वो प्रश्न सूचक प्रश्न है। तुम्हारा नाम क्या है, इसे पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, हमने कोई सहायता आपकी नहीं की, सीधे इंट्रोगेटिव फॉर्म में पूछा आपका नाम क्या है। दूसरा, हम आपकी मदद कर रहे हैं उत्तर देने में और कर प्रश्न ही रहे, हमने पूछा देखो तुम्हारा नाम क्या, ठीक है, ताजदार अख्तर है, हमने ये पूछा। अब आपको हां या ना सिर्फ इतना ही कहना है, उत्तर हमने खुद बता दिया और आपसे हां या ना करवा लिया,
ये तरीका सूचक प्रश्न का है। तो आप ये नहीं पूछेंगे कि देखो राम ने कत्ल किया था क्या, ये नहीं पूछेंगे। आप ये पूछेंगे कत्ल किसने किया, ठीक है, क्योंकि मटेरियल पार्ट ऑफ एविडेंस से संबंधित सवाल है, ठीक है ना। उस सवाल का उत्तर इस प्रश्न में पाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए संपूर्ण विचारणा चल रहा है, ठीक है। उसी उत्तर को इस प्रश्न में प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, कहां रहते हो, क्या काम करते हो, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। और ये मटेरियल पार्ट ऑफ एविडेंस से संबंधित नहीं है। अब अगर तुम इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी नहीं समझ पा रहे तो हमने तुरंत ही पूछे, देखो तुम्हारा नाम ये, यहां रहते हो, ये काम करते हो, और इसमें तुम आपत्ति कर रहे हो, ठीक है, कि साहब सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो ये समय की बर्बादी है फिर, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि संभवतः इसीलिए विधायिका ने यह लिखा कि सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, किंतु न्यायालय की अनुज्ञा से पूछे जाएंगे, भले ही विरोधी पक्षकार आक्षेप करे। ये लिखने के पीछे न्यायालय को राजा बना देने का, ठीक है, मत या मंशा ये न्यायालय की नहीं हो सकती, बल्कि प्रोसीजर को युक्ति संगत बनाने की मंशा यही हो सकती है। तो ये व्याख्या मेनका गांधी के बाद निष्पक्ष विचारण की आई है कि निष्पक्ष विचारण का मतलब यह नहीं है कि न्यायालय हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा, आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाएगा, बल्कि यह है कि वो एक सकारात्मक और सक्रिय भूमिका इसका निर्वाह करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि न्याय कहां है, ठीक है। और उसके माध्यम से यदि किसी व्यक्ति की प्राणोदय स्वतंत्रता का हनन करना है तो किया जा सकता है, और जब ऐसे होगा तो इसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसके माध्यम से प्राणोदय स्वतंत्रता के हनन की बात मानी जा सकती है। यानी आप देखें, मेनका गांधी के बाद गिरफ्तारी, निष्पक्ष विचारण, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इस सबके मायने बदल गए हैं, ठीक है ना। इस सबके मायने शब्द नहीं बदले हैं, ये अर्थ बदल गए हैं, ठीक है ना। पहले शब्दों के शाब्दिक अर्थ लिए जा रहे थे, ठीक है ना। शब्द से जो अर्थ प्रचलन में है या शब्द से तुरंत जो अर्थ प्रतीत होता है सिर्फ वो लिया जाता था। अब शब्द के भाव के मुताबिक अर्थ लेने की परंपरा ये शुरू हुई है, ठीक है, भाव के मुताबिक अर्थ अन्वयन। इसी पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए कि वो आपके द्वारा मांगी गई धन संबंधी प्रतिभूति ये नहीं दे पा रहा है, जेल में बंद किए हो, तो इस बात को एक अच्छी प्रक्रिया जो तो नहीं कहा जाता। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी क्या कहती है, सीआरपीसी ये कहती है 57 धारा 57 थी सीआरपीसी में, अब 57 की जगह 2-4 इधर उधर आगे पीछे हो गया होगा। धारा 57 सीआरपीसी में थी, वो ये कहती थी कि एक व्यक्ति अगर एक बार गिरफ्तार हो गया तो फिर वो न्यायालय के आदेश से, पहली चीज न्यायालय के आदेश, अपने पर्सनल बॉन्ड विद या विदाउट श्योरिटीज, यानी प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित बंद पत्र निष्पादित करने पर ही अभिरक्षा से बाहर आएगा। एक बार आप गिरफ्तार हो गए तो फिर आपको प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित बंद पत्र निष्पादित करना होगा, या फिर न्यायालय के आदेश, इसी से आप स्वतंत्र हो पाएंगे, अदरवाइज स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। अब आप जेल चले गए, आप अमीर भी हो सकते हैं, आप गरीब भी हो सकते हैं,
दोनों हो सकता है। तो न्यायालय ने कहा कि जो बेल का कानून है देश में, जमानतों का कानून है, ये जमानतों का कानून ये कहता है कि प्रतिभूओं सहित या प्रतिभूओं रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो प्रतिभूओं सहित या रहित, तो रहित भी तो लिखा है, लेकिन आप अगर कचहरी जाएंगे या अधिवक्ताओं के अनुभव को देखेंगे तो प्रतिभूओं रहित बंधपत्र यानी अपने व्यक्तिगत बंधपत्र पर व्यक्ति को जेल से छोड़ा जाए, यह घटना दुर्लभ थी, दुर्लभ थी। ठीक है, हम तो जब कचहरी गए थे 2000 में, तो 2010-12 तक तो यह घटना दुर्लभ थी, होता ही नहीं था। जबकि कब से लिखा है प्रतिभूओं सहित और प्रतिभूओं रहित बंधपत्र? यह 1898 में जब पहली बार सीआरपीसी बनी तब से लिखा है। लेकिन हमेशा यह कह दिया जाता था कि प्रतिभूओं सहित भी तो लिखा है, प्रतिभूओं सहित भी तो लिखा है, क्योंकि एक गोपालन क्या कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हमने प्रतिभूओं सहित मांग लिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही पालन किया है ना। लेकिन दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि अगर व्यक्ति की स्थिति प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दे पाने की नहीं है और वो लगातार जेल में है, तो प्रतिभूओं रहित बंधपत्र, क्योंकि अभी उसका दोष सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है, या तो दोष सिद्ध हो गया तब तो जमानत की बात ही खत्म, तब फिर काहे बात की जमानत? अभी वो दोष सिद्ध नहीं है और प्रतिभूओं रहित भी लिखा है। तो यहां कानून का सही अर्थान्वयन यह है कि यह व्यक्ति जो लंबे समय से सिर्फ इसलिए जेल में है कि ये श्योरिटीज नहीं दे पा रहा है, तो फिर आपको कानून का वो अर्थान्वयन लेना चाहिए जो ये कहता है कि प्रतिभूओं रहित यानी सिर्फ अपने व्यक्तिगत बंधपत्र पर इसे छोड़ दिया जाए, इस ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बिफोर मेनका गांधी जमानत के क्षेत्रों में, ठीक है, प्रतिभूओं सहित बंधपत्र मांगे जाने की परंपरा इस हद तक थी कि ऐसा लगता था कि प्रतिभूओं रहित बंधपत्र मानो कानून में लिखा ही नहीं है, ऐसा लगता था। और इस कानून को युक्ति संगत नहीं कह सकते, या यह गलत बात है कहना, यह ठीक नहीं है। मैं यह कहना ज्यादा ठीक है कि कानून के इस अर्थान्वयन को युक्ति संगत अर्थान्वयन नहीं कह सकते। यह अर्थान्वयन बदला है मेनका गांधी के बाद। तो आप देखते हैं अरेस्ट, गिरफ्तारी, इस पर मेनका गांधी का इंपैक्ट हुआ। ठीक है, निष्पक्ष विचारण, इस पर इंपैक्ट हुआ, अन्वेषण पर इंपैक्ट हुआ और जमानत पर इंपैक्ट हुआ। ठीक है, जमानत के मामलों में कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर लंबे समय तक व्यक्ति सिर्फ इसलिए कि वो जमानतियों की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, प्रतिभूओं की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, जेल में है, तो उसे अपने व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा कर देना चाहिए। और कोर्ट के इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप सीआरपीसी में धारा 437A लाई गई 2005 में और 436 में संशोधन किया गया और यह लिखा गया कि अगर कोई जमानती अपराध के आरोप पर जेल में है और जमानत, क्योंकि जमानती अपराध की दशा में उसका अधिकार है जमानत मांगना और जमानत पाना दोनों। अब उसने जमानत मिल गई लेकिन 1 सप्ताह हो गया है, तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसके पास जमानती नहीं है और उसे उसके व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोड़ेगा। तो आप देखते हैं जमानत का जो कानून था, ठीक है, वो भी युक्ति संगत बना। ठीक है, ये युक्ति संगत बात है कि प्रतिभूओं सहित और रहित दोनों तो लिखे हैं और 437A ये लाया गया और 437A इससे 2 पर्पज सॉल्व हुए। एक तो ये कि चूंकि ये लिखा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया जा सकता है, सीआरपीसी विधि है, और वो ये कहती है कि यदि आप पर संज्ञेय अपराध का आरोप है और वो संज्ञेय अपराध अजमानती भी है,
तो आपको जमानत देने से इनकार यह भी किया जा सकता है। ठीक है, जमानती और जमानती के बीच फर्क ही है। जमानत मांगना दोनों अपराधों की दशा में आपका अधिकार है, लेकिन जमानत पाना जमानती अपराध की दशा में आपका अधिकार है, जबकि अजमानती अपराध की दशा में आपका अधिकार नहीं है। अगर उचित समझा जाएगा तो आपको जमानत दी जाएगी, और उचित कब समझा जाएगा, इस विषय पर जब सीआरपीसी पढ़ा रहे थे तो विस्तार से बात हुई थी। तो सवाल यह है कि जमानती और अजमानती दोनों में जमानत मांगना तो आपका अधिकार है, किंतु अजमानती अपराधों की दशा में जमानत पाना आपका अधिकार नहीं। और अगर अजमानती अपराध का आरोप आप पर है तो जमानत नहीं मिली, तो कितने समय में विचारण पूर्ण किया जाएगा यह नहीं लिखा है। तो कानून की यह व्याख्या ठीक नहीं है कि व्यक्ति को विचारित किए बिना ही, सिर्फ इसलिए कि कानून में कोई समय सीमा विचारणों की समाप्ति की नहीं दी गई है, आप किसी व्यक्ति को उतना समय जेल में बंद रखें जितनी अवधि तक उसे जेल में नहीं रखा जा सकता था यदि उसे सजा भी हो जाती है। यानी एक मामले में 3 साल सजा हो सकती थी और 4 साल तक जेल में बंद है, आपने अभी तक उसका विचारण ही शुरू नहीं किया, और विचारण अगर शुरू होता तो अधिकतम 3 ही साल की सजा पाता। अब आप कहें तो स्वीकार कर ले, 3 साल छूट जाए। अगर स्वीकार कर लेगा तो दोष सिद्ध हो जाएगा, दोष सिद्ध होते ही उसके बहुत सारे कानूनी अधिकार चले जाएंगे, इसलिए उसे विचारण की प्रतीक्षा करनी ही होगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो 437A से 2 बातें लाई गई हैं। 437A से किया गया कि अगर आधे से अधिक सजा, ठीक है, जितनी सजा मैक्सिमम प्रोवाइड है उतनी मानिए 10 साल प्रोवाइड है, और 5 साल आप जेल में रह लिए और जमानत आपको नहीं मिली, तो न्यायालय ये देखेगा कि आधी अवधि जो मैक्सिमम पनिशमेंट आपको मिल सकता था उसकी आधी अवधि जो आपने जेल में बिताई है, ये क्यों बिताई है। मतलब रोज तुम ही एप्लीकेशन लगाते रहे, तुम ही ने विचारण में विलंब किया है तो बात अलग है। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम्हें जमानत अधिकार के नाते दी जाएगी, अधिकार है, मिलेगी। ठीक है, अगर 1/3 अवधि मैक्सिमम की आपने बिता ली जेल में, तो जेल सुपरिटेंडेंट का यह कर्तव्य होगा, ये अभी लाए, ये अभी जोड़ा है 479, अब 437A 479 हो गई है बीएनएस। तो जेल सुपरिटेंडेंट उसका यह कर्तव्य होगा कि वो न्यायालय को सूचित करे कि 1/3 इन्होंने काट लिए, जमानत पर विचार करिए। क्योंकि भारत के लोग अशिक्षित हैं वे, और शिक्षित भी हो, शिक्षित कौन कानूनी अधिकारों के बारे में जानना है, डॉक्टर इंजीनियर उन्हें कौन सा कानून आता है। तो मेनका गांधी का यह इंपैक्ट है कि कानूनों को युक्ति संगत बनाया गया। ठीक है ना, ये ठीक है कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता खनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया जा सकता है, और सीआरपीसी विधि का विनियमन करती थी, लेकिन सीआरपीसी के शब्दों का अर्थान्वयन मेनका गांधी के बाद बदला है, और ये मेनका गांधी का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर इंपैक्ट है। अब मुख्यतः 2-3 बातें बची हैं। ठीक है, आपराधिक न्याय प्रशासन के संदर्भ में मेनका गांधी के यूं तो बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन मेनका गांधी का प्रभाव अरेस्ट पर क्या हुआ, मेनका गांधी का प्रभाव निष्पक्ष विचारण पर क्या हुआ, मेनका गांधी का भी प्रभाव लंबे समय तक अजमानती अपराधों की दशा में जेल में निरोध, इस पर क्या हुआ, मेनका गांधी का प्रभाव जमानत पर क्या हुआ, इस पर हम लोगों ने बात की। ठीक है, अब 2-3 बातें और बची, उन पर कल बात कर लेंगे, और उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर इंपैक्ट खत्म होगा। फिर हम लोग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, कारागार प्रशासन, इस पर मेनका गांधी का क्या प्रभाव हुआ वो देखेंगे, और फिर डेथ सेंटेंस पर।